Good morning, dear students. Yesterday, we have started with the chapter called as chemical bonding, and in the very first lecture, we have talked about duplet, octet, noble gases, Lewis dot representation, and what kind of bonding we have to study in the chemical bonding. And we have started with the ionic bonding. Uh, वी हैव टॉक अबाउट कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो उसमें बताया था कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम पे, कैटायन और एनायन बनता है। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो एक है, पहले तो ये है कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। तो फिर कैटायन और एनायन ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सोच के देखिए कि जो कैटायन की फॉर्मेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। एनायन की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। और तीसरा, कैटायन और एनायन जब बन जाते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, वो लैटिस एंथैल्पी की हेल्प से होता है। तो हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है तीन पॉइंट्स पे, तीन फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंड करती है। एक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा लैटिस एंथैल्पी। तो चलिए पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने बताना है कि जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतनी जल्दी कैटायन बनाएगा, अगर जितनी जल्दी कैटायन बनेगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ने क्लोरीन के साथ कंबाइन करना है। तो सोडियम को कैटायन बनने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है 495 किलो जूल पर मोल चाहिए, और मैग्नीशियम को चाहिए 743 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम कैटायन जल्दी बन रहा है एज कम्पेयर टू किसके, मैग्नीशियम कैटायन के। तो जल्दी बन रहा है तो नेचुरली सोडियम और क्लोराइड फिर आपस में जल्दी कंबाइन करके जल्दी आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ऐसे चांसेस हैं, मतलब काफ़ी हद तक ये चांसेस होते हैं कि अगर कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है कैटायन बनाने के लिए तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी फास्टर होगी। ये एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? ओके, आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पीरियोडिक टेबल में क्या बताया था कि जब हम न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो एनायन बन जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा वो उतनी जल्दी एनायन बना देगा। जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करा, एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। ब्रोमीन ने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड एनायन बना दिया। ब्रोमीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड एनायन बना दिया। तो जो क्लोरीन है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज करता है दैट इज़ 348 किलो जूल। ब्रोमीन जब उसी फैमिली का कॉलोरीन के नीचे ही हैलोजेंस में होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके जो एनर्जी रिलीज करता है 325। तो कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है? क्लोराइड। इसका मतलब क्लोराइड की स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन जो है ब्रोमाइड की फॉर्मेशन से ज़्यादा फास्टर है। अगर एनॉयन फास्टर बनेगा, यानी कि क्लोराइड एनॉयन अगर फास्टर बन रहा है ब्रोमाइड के कंपैरेटिवली, तो चांसेस हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो फास्टर स्पीड से बनेगा क्लोराइड के साथ।
गॉट इट? तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके रिलीज करेगा, उतनी ही ज़्यादा जो है आयनिक बॉन्ड के बनने की स्पीड जो है वो फास्टर हो सकती है। चलो जी, ये तो हो गया कि कैसे कैटायन और एनोइन आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तीसरा फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी होता क्या है? जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस यानी गैशियस कैटायन और गैशियस एनोइन कंबाइन करके आयनिक सॉलिड का एक मोल दे देते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो जितनी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हेल्ड टुगेदर हैं कैटायन एंड एनोइन क्रिस्टल लैटिस में, तो उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होके जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे, उतना ही इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा और आयनिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। गॉट इट? लेकिन हमें लैटिस एंथैल्पी के बारे में अभी और भी पढ़ना है कि लैटिस एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। यानी कि कैटायन और एनोइन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनके ऊपर लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है। एंड इन टर्न जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में यानी कैटायन और एनोइन के बीच में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि कैटायन और एनोइन के ऊपर कौन सा चार्ज है उसे Q1 Q2 कह दिया। सपोज कैटायन के ऊपर जो चार्ज है उसे Q1 कह देते हैं, एनोइन के ऊपर जो चार्ज है उसे Q2 कह देते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये 2 है, ये 2 है। ओके, सो जब कैटायन एनोइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनोइन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि अगर कैटायन एनोइन के ऊपर चार्जेस ज़्यादा हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है कैटायन एनोइन के बीच में ज़्यादा होगी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ देख लीजिए। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो Q1 भी 2 है, Q2 भी 2 है। कैल्शियम क्लोराइड पे आ जाइए, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। ये कैल्शियम और क्लोरीन पे जो चार्ज है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के चार्ज के कंपैरेटिवली कम है। अब और कम आ जाइए NaCl पे, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, ये कैल्शियम क्लोराइड से भी कम है। तो आपको क्या लगता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी किसको रिलीज़ करनी चाहिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। सो दिखाया भी हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्साइड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है 3932 किलो जूल होती है एज कम्पेयर टू कैल्शियम क्लोराइड के विच इज़ ओनली 2254 किलो जूल एज कम्पेयर टू NaCl, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बहुत कम है और वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है सिर्फ और सिर्फ 758 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि अगर चार्जेस कैटायन एनोइन के ऊपर कम है तो लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगी। अब चार्जेस जो है थोड़े ज़्यादा हो गए, 1 into 1, 2 into 1, 2 into 2। आप खुद सोच लीजिए, 1 into 1 is equal to 1, 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2
इज इक्वल टू 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस में ज़्यादा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर इज द लेटिस एनर्जी रिलीज्ड। ये हो गया एक पार्ट कि लेटिस एनर्जी जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। देखिए ये दो एटम्स हैं ए और बी, ये उनके न्यूक्लियस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, तो डिस्टेंस कम हो गया ना इनके न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि ये छोटे एटम हैं, तो इनका जो डी स्क्वायर होगा वो कम होगा। डी स्क्वायर कम होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, यानी ए और बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एक्स और वाई के बीच में। क्योंकि एक्स और वाई के जो न्यूक्लियाई हैं, एक्स और वाई के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम। इसका मतलब छोटे कैटायन और छोटे साइज के एनॉयन एक दूसरे को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे और जो वो लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी को रिलीज करेंगे वो कंपैरेटिवली क्या होगी? ज़्यादा होगी। गॉट इट? इसको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल है मेरे पास NaCl और NaBr की। तो आपको पता है कि ब्रोमीन का साइज़, जो ब्रोमाइड का साइज़ जो है वो क्लोराइड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज़ थोड़ा और बड़ा होता है। अगर ब्रोमीन का साइज़ बड़ा तो ब्रोमाइड का साइज़ भी क्लोराइड के कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो अगर सोडियम कॉमन है दोनों में, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड की लेटिस एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड की लेटिस एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं। सोडियम दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो सोडियम तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्लोराइड और ब्रोमाइड कंट्रीब्यूट करेगा। तो ब्रोमाइड का साइज क्लोराइड के कंपैरेटिवली बिगर है। तो इसका मतलब सोडियम और ब्रोमीन के बीच में जो डी है वो लार्जर होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और लेटिस एनर्जी कम रिलीज होगी। ठीक है, और NaCl के केस में जो Na और Cl है इसके बीच में जो D है वो कंपैरेटिवली क्या होगा? D जो है कंपैरेटिवली कम होगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। ये मेरे पास सोडियम है, ये मेरे पास सोडियम है, ठीक है, ये मेरे पास क्लोराइड है, ये मेरे पास ब्रोमाइड है। ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये ब्रोमाइड का न्यूक्लियस, ये इनका D है, ये सोडियम का, ये क्लोराइड का, ये इनका D है। अब बताइए कि D किसका लार्जर है, NaCl का कि NaBr का? NaBr का D लार्जर है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो अगर NaBr में D लार्जर है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन Na और Br के बीच में कम होंगी, तो इसलिए जो NaBr लेटिस एनर्जी रिलीज करेगा वो कंपैरेटिवली कम है 750 एज कंपेयर टू NaCl के जो लेटिस एनर्जी रिलीज करेगा 758 किलो जूल। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ठीक है, आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो मैं इसको स्टिल करके 1 मिनट के लिए रख देता हूँ। ये देखिए, Na का साइज तो कांस्टेंट ही रहेगा दोनों केसेस में, Cl का साइज थोड़ा छोटा है, ब्रोमाइड का साइज थोड़ा बड़ा है।
तो NaBr में D ज़्यादा है, D ज़्यादा है तो F कम होगा, F मतलब फोर्सेस कम होगी, फोर्सेस मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो लेटिस एनर्जी कम रिलीज होगी, लेटिस एनर्जी कम रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब NaBr कम स्टेबल है, NaCl जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। भले ही थोड़ा कम स्टेबल है लेकिन ये कम स्टेबल है NaBr किसके कंपैरेटिवली, NaCl के। I'll keep it still for few moments. You have a look at it so that you can understand it. क्लास में भी तो ऐसे करते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे कई बार कोई चीज़ लिख देते हैं तो बच्चों को कहते हैं बेटा हम रब करने लगे हैं, आप पहले से अच्छी तरह से देख लीजिए। तो हमें रब तो नहीं करना, हमें अगले पेज पे जाना है एक्चुअली। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। गॉट इट? आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट इट, क्योंकि आप तो अपनी वीडियो भी स्टिल कर सकते हो, आपके पास तो ये वाला ऑप्शन भी है। क्लासरूम में तो आप मुझे स्टिल नहीं कर सकते। ओके, कम टू द नेक्स्ट, कंक्लूजन। बच्चा कंक्लूजन ये है, अगर अच्छा पहले बताओ कि आयनिक बॉन्ड कौन सी 3 एनर्जीज पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इनमें से रिलीज होने वाली कौन सी एनर्जी होती है, लैटिस एंड इलेक्ट्रॉन गेन, और एब्जॉर्ब होने वाली कौन सी होती है, आयनाइजेशन। तो कंक्लूजन सर, मिस, गर्ल्स एंड बॉयज, ये है, if sum of ionization lattice energy and electron gain enthalpy is greater than ionization energy, then ionic bond will be formed comfortably। मैं पंजाबी च दसदा, लैटिस एनर्जी ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ એનર્ਜੀ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है तो एब्जॉर्ब घट होती है तो कंफर्टेबली आयनिक बॉन्ड बनता है। अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। अगर लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि रिलीज़ होने वाली एनर्जी हैं, इनका सम जो है मच मोर है एज़ कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होने वाली है, तो आयनिक बॉन्ड इज़ कंफर्टेबली फॉर्म्ड। एंड वाइस वर्सा मतलब कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है यानी एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी ग्रेटर है और जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी है कम है, तो आयनिक बॉन्ड चांसेस 100% चांसेस will not be formed. Got it? So I'm very sure these conclusions are very clear to you. Fine बच्चा? तो बच्चा अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है इनकी फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड इन नेचर होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दूसरी प्रॉपर्टी है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं बिकॉज इसमें कैटायन और एनायन ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं जो एक दूसरे को स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड करते हैं। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बहुत हीट करना पड़ता है इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। सो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर रहा था फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम आयनिक कंपाउंड के एक्सरेज स्टडी करते हैं तो वहाँ पे कैटायन और एनायन जो हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड होते हैं जिसमें हज़ारों लाखों करोड़ों एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लैटिस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है या क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है।
फोर्थ प्रॉपर्टी, और मैंने आपको जब कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट बताया था तो मैंने NaCl का एक स्ट्रक्चर भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिखाया था, जो आपके नोट्स में होपफुली पहुंच गया होगा फर्स्ट लेक्चर के साथ। चौथी प्रॉपर्टी है सॉलेबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में हाईली सॉलेबल हैं। वाटर पोलर इन नेचर होता है, यानी वाटर के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से वाटर पोलर इन नेचर होता है। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कि कटायन और एनॉयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, वीक कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है। तो एज ए रिज़ल्ट जब आयनिक कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म में वाटर में डालेंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कटायन एंड आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसे वीक कर देता है। तो एज ए रिजल्ट जब आयनिक कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म में वाटर में पुट करेंगे तो वाटर अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कटायन और एनॉयन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने की कोशिश करेगा और करने में कामयाब भी हो जाएगा, और कटायन एनॉयन फ्रीली मूव करेंगे वाटर में, एंड आयनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी वाटर में बढ़ जाएगी। आप NaCl को घर में भी या नमक को वाटर में डाल के देखो तो आप देखोगे, क्योंकि वो नमक भी कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड है, मेनली उसमें NaCl ऑफ कोर्स, तो उसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, थोड़ा सा आयोडीन भी होता है, आयोडाइड भी होता है, चलो तो लेकिन मेनली उसमें आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब आप उसको वाटर में डालते हो तो कितनी जल्दी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है कंपेयर टू शुगर के। शुगर जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, शुगर जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड को पोलर वाटर में, पोलर वाटर मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, ये वैसे आगे चल के आएगा पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एज ए रिजल्ट इस हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पे भी आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने हाइड्रोजन पे तो वन पॉजिटिव, ये डाल्टा पार्शियली कहते हैं इसे, तो ये डेल्टा की फॉर्म में है। वन और वन बनाया, यहाँ पे मैंने टू बनाया क्योंकि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहे हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वाटर जो है हमारा क्या है, पोलर इन नेचर है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पोलर वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज्ड हो जाते हैं, बिकॉज पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, खास करके वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, जो कि आयनिक कंपाउंड के आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब यू गॉट इट। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सारा 10th में पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नहीं, देखो आई डोंट हैव टू डू एनी कमेंट्स कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने वैसे इन जनरल बताया कि 10th क्लास की रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स में ये सारा कुछ दिया होता है, ठीक है। जब हम 11th पढ़ाते हैं तो हम ज़रूर हर साल एक बार 10th की बुक देख लेते हैं,
कि 10th में क्या क्या बच्चों ने पढ़ा हुआ क्या नहीं पढ़ा हुआ, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा हुआ है, तो हम इस चीज़ पे एम्फेसिस देते हैं कि अगर 10th में ये था और बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा तो उनको पता लग जाए, हम इस तरह से बताएं। इसलिए मैंने पोलर वाटर आपको अच्छे से बना के दिखाया। तो नॉन पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते और उसमें आयनिक कंपाउंड जो है वो अच्छी तरह से सॉल्युबलाइज नहीं होते, जैसे कि CCl4 इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड रीड करते हैं, जैसे कि CHCl3 इसे क्लोरोफॉर्म रीड करते हैं, जैसे कि बेंजीन। आई एम श्योर यू गॉट इट दिस इन योर हेड। गॉट इट बच्चा? चलो आगे चलते हैं। दो प्रॉपर्टीज हमारे पास बची हैं, एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की और एक है आयनिक रिएक्शन। फर्स्ट कम टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ऐसा है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब आयनिक कंपाउंड को या तो मेल्ट कर लेते हैं या वाटर में डाल लेते हैं एक्वस स्टेट में। क्योंकि मेल्ट करते हैं तो इनके बीच में जो कटायन आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ब्रेक कर जाती हैं, तो करंट इनमें चार्जेस फ्लो करते हैं। यानी कि जैसे NaCl है उसको आपने मेल्ट कर दिया तो मोल्टन स्टेट में Na+ और Cl एक दूसरे से फ्री होके फ्लो करेंगे। अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट तो डेफिनेटली फ्लो करेगा। अच्छा, दूसरा, अगर वाटर में डाल देते हैं यानी एक्वस स्टेट में, तो वाटर तो वैसे भी आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है, तो कटायन आयन आर फ्री टू मूव। तो अगर फ्री टू मूव है, अगर चार्जेस मूव कर सकते हैं तो करंट तो डेफिनेटली उसमें फ्लो कर ही सकता है। हाउएवर इन द सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कटायन आयन मूव ही नहीं कर सकते, वो कंपैक्ट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Got it? Clear? Last but not the least, properties आयनिक रिएक्शन। इनके आयनिक रिएक्शन बच्चा सॉलिड स्टेट में नहीं होते कि आप NaCl सॉलिड और AgNH3 सॉलिड के पाउडर को मिक्स कर दो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। इनकी वाटर में सोल्यूशन बनानी होती हैं, फिर इनको मिक्स करना होता है, तो इनके रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाते हैं। जैसे NaCl में AgNO3 को डालते हैं तो रिएक्शन इतना फास्ट होता है, यू वोंट बिलीव, इट इज़ इंस्टेंटेनियस, इट इज़ सो फास्ट कि जैसे ही एक दूसरे के कंटैक्ट में आते हैं ये ऑपोजिटली चार्ज दोनों एक्वस फॉर्म के आपस में कंबाइन कर जाते हैं। जैसे Na+ जो है NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके NaNO3 बना देता है, Ag+ Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना देता है सिल्वर क्लोराइड के। सो रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट सो फार एज आयनिक रिएक्शंस आर कंसर्न्ड। तो इसके साथ ही हमारा जो आयनिक कंपाउंड्स का काम है दैट इज़ ओवर। आई एम वेरी श्योर, इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। Thank you very much. We call it a day. Love you all.